हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 2 स्टे टुगेदर। ये आपके क्लास 4 की इंग्लिश रीडर बुक का सेकंड लेसन है और इसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा ओवर हो चुका था और ये जो लेसन है ये एक स्टोरी है। स्टे टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो जैसे ही आप अपनी बुक को ओपन करेंगे पेज नंबर 5, तो आप देखेंगे कि एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक ओल्ड मैन लेटे हुए हैं और ये हैं उनके 4 बेटे। अब हम कहानी में देखेंगे कि आगे क्या होता है। पिक्चर को देखने से तो लग रहा है कि ये काफ़ी बूढ़े और बीमार हैं और ये कुछ अपने बच्चों को बता रहे हैं। शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक में फिंगर रख सकते हैं मेरी आवाज़ के साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को रीडिंग करते बने और समझ में आए। आप ध्यान से सुनेंगे जिससे आपको शब्दों के इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग समझ में आए। एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स। एक ओल्ड मैन के 4 बेटे थे। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति। They always quarreled about one thing or the other. वो हमेशा एक चीज़ को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। Quarrel यानी लड़ते रहते थे। Always means हमेशा। The old man felt sad, very sad about this. जो ओल्ड मैन थे वो इसके लिए बहुत ही दुखी हो जाते थे इन सब कारणों से। He tried hard to stop their quarrels. उन्होंने tried means कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की इनके झगड़े को रोकने की। He said to them, उन्होंने उनसे मतलब उन चारों भाइयों से कहा, Do not quarrel like this. Be good brothers. Then you will be able to live happy lives. झगड़ा मत करो इस तरह, अच्छे भाई बनो, तभी तुम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी पाओगे। But they did not listen to him and he could not stop their quarrels. यहाँ पर ही कौन है? ओल्ड मैन, उनके फादर। पर उन्होंने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी और वो उनका झगड़ा बंद नहीं करा सके। Could not stop means नहीं करा सके। Some year passed. कुछ साल बीत गए। The old man fell ill. बूढ़े व्यक्ति बीमार हो गए। And was about to die. देखिए बच्चों, about to die मतलब मरने वाले थे। इस लेसन में आप लोग about to का यूज सीखेंगे आगे। about to मतलब कोई भी चीज होने वाली हो। तो was about to die मतलब मरने वाले थे। He called his sons to him and said, उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला, Bring me a stick each one of you. Each one of you का मतलब होता है हर एक। मेरे लिए एक स्टिक मीन्स एक लकड़ी, एक एक लकड़ी लेकर आओ। हर एक लकड़ी लेकर आए। The sons went out and each of them came back with a stick. तो लड़कों ने वैसे ही किया, बेटे गए बाहर और उन्होंने एक एक लकड़ी लेकर आ गए, जैसे कि ओल्ड मैन ने कहा था। The old man said to his eldest son. एल्डेस्ट का मतलब चारों में से सबसे बड़ा। तो ओल्ड मैन ने सबसे बड़े बेटे से कहा, Tie these sticks together into a bundle. इन लकड़ियों को बांध दो और एक बंडल बना दो। टाई मीन्स बांधना। The son tied the sticks together tightly with the piece of string. इस तरह से उसने क्या किया कि एक रस्सी को लिया और बिल्कुल कसकर, टाइटली मीन्स कसकर, उसने इन लकड़ियों को बांध दिया। Now the father said, Break the bundle of sticks into two.
और बड़े वाले बेटे से कहा कि एक काम करो, अब इस जो लकड़ी का गट्ठा जो बंडल बन गया है ना, इसको तोड़ दो और दो टुकड़े कर दो। द बॉय ट्राइड हार्ड टू ब्रेक इट। उसने बहुत कोशिश की इसे तोड़ने की, बट ही कुड नॉट, वो कर नहीं सका। ईच ऑफ द, अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सबसे पहले आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में। क्वारल मीन्स झगड़ा, डाई मीन्स मरना, टाई मीन्स बांधना, टाइटली मीन्स कसके, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, हार्ड यानी कठिन। अब हम देखते हैं ये पिक्चर में वो उस समय उनको अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं। हमने पढ़ा था ईच ऑफ द अदर ब्रदर्स ट्राइड इन द सेम वे। तो बाकी भी भाइयों ने उसी तरह प्रयत्न किया, बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल। पर उनमें से कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, और टूटता भी कैसे, ये बहुत मजबूत था तोड़ने के लिए। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो ओल्ड मैन मुस्कुराए और कहे, नाउ अनटाई द बंडल एंड ईच ऑफ यू टेक योर स्टिक्स बैक। अब ऐसा करो कि ये जो बंडल है इसको खोल दो, और टाई यानी बांधना, अनटाई यानी खोलना। तो इसे खोल दो और हर एक अपनी अपनी स्टिक को वापस ले लो। द सन्स अनटाइड द बंडल एंड टुक देयर स्टिक्स बैक। बेटों ने वैसा ही किया। द ओल्ड मैन सेड, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नाउ ब्रेक योर स्टिक्स, अब अपनी अपनी लकड़ियां तोड़ो। Each one put his sticks across his knee and effortlessly broke it into two. तो हर एक ने अपनी अपनी स्टिक लिया और अपने घुटनों से, नी मीन्स घुटना, घुटने के बल से बड़ी आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ लिया। एफर्टलेसली मतलब बहुत ही कम मेहनत से, कम ताकत से। नाउ द फादर सेड टू देम, अब फादर ने उनसे कहा, लिसन केयरफुली टू माई लास्ट वर्ड्स, सुनो मेरी आखिरी बातों को ध्यान से सुनो। लास्ट वर्ड्स मीन्स उन्हें पता था कि अब वो बचेंगे नहीं, वो अबाउट टू डाई थे, तो उन्होंने अपनी शिक्षा के रूप में कुछ शब्द उनको कहकर वो जा रहे थे। When the sticks were together in a bundle, तुमने देखा कि जब सारे स्टिक्स एक बंडल के रूप में थी, मतलब बंधी हुई थी, you were not able to break them। वर का मतलब थे, was यानी था, वर यानी थे, तो तुम उन्हें तोड़ नहीं पाए, उसे तोड़ नहीं पाए। Then you untied the bundle, और तब तुमने उन्हें खोला, and separated them, और अलग अलग कर दिया। As each one of you had only one stick to break, तब हर किसी के पास एक एक स्टिक थी तोड़ने के लिए। This time your task become easy, और तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। You were able to break the sticks easily, और तुमने इन स्टिक्स को आसानी से तोड़ लिया। So my sons, तो मेरे बेटों, never quarrel, कभी झगड़ा मत करो। You must stay together to be safe from your enemies, तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए जिससे कि तुम अपने दुश्मनों से सुरक्षित रह सको। एनिमीज मतलब दुश्मन, सेफ का अर्थ होता है सुरक्षित रहना। नो वन विल देन बी एबल टू हार्म यू, और उसके बाद कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। कैसे? यदि तुम टुगेदर रहते हो, मीन्स एक साथ रहते हो। तो इसीलिए हमारे इस लेसन का नाम है स्टे टुगेदर। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। बंडल मीन्स जैसे बंडल बांधकर बनाया था एक झुंड की तरह। नी घुटना, टास्क मतलब कार्य, हार्म मतलब नुकसान, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इसलिए हार्म वर्ड का यूज हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम इसकी ग्लॉसरी मीन्स इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पर आते हैं। नी जो कि हमने अंडरलाइन भी किया था, द जॉइंट बिटवीन द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ अ लेग वेयर इट बेंड्स इन द मिडिल। तो हम अपने पैर का बीच का हिस्सा देखते हैं, नीचे का हिस्सा
और ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा हमारा लेग और फुट होता है ना, और ऊपर का हिस्सा होता है थाई, तो बीच में होती है ये नी, जहां से हमारा लेग बेंड होता है यानी मुड़ता है, मतलब वो क्या है, ये घुटना। क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। एन एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, मतलब कोई झगड़े वाली बातें करना, आर्ग्यूमेंट करना जिससे आप सहमत नहीं है। डिसएग्रीमेंट मतलब सहमत नहीं। कभी आप अपने भाई बहनों में भी झगड़ा करते हैं तो आप ये बोलते हैं और आपका भाई या बहन कुछ और बोलता है, तो उसी को कहते हैं डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट मतलब मानना नहीं और झगड़ा हो जाना, तो वो होता है क्वारल। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है जैसे, हाँ ये देखिए क्वारल, देखिए जैसे ये झगड़ रहे हैं एक चीज के लिए, तो ये है क्वारल। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। रोप मेड ऑफ सेवरल थ्रेड्स ट्विस्टेड टुगेदर, बहुत सारे रेशों को मिलाकर रस्सी बनाई जाती है ना। ऐसी रस्सी होती है, नायलॉन की होती है, नारियल की होती है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स आपने देखी होगी, कॉटन की भी बनती है। टास्क, टास्क का मतलब होता है अ पीस ऑफ वर्क दैट somebody has to do, especially a hard or unpleasant one। मीन्स टास्क का मतलब होता है एक कार्य, ऐसा कार्य जो कि स्पेशली बहुत ही हार्ड हो, कठिन कार्य हो और किसी को दिया गया हो। अब पीस ऑफ वर्क यानी एक काम का एक हिस्सा दिया गया हो, और वो अनप्लीजेंट वन यानी बहुत मनचाहा ना हो, थोड़ा कठिन हो, तो वो टास्क कहलाता है। अगला है डाई। डाई का मतलब होता है टू स्टॉप लिविंग, मतलब अब जो जीवन जब खत्म हो जाता है तो उसको डाई यानी मरना कहते हैं। टाई, टू अटैच और होल्ड टू और मोर थिंग्स टुगेदर यूजिंग रोप, दो या दो से ज्यादा चीजों को कसकर बांध देना, वो कहलाता है टाई, मतलब बांधना। हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डू, डिफिकल्ट टू डू मतलब कठिनाई। अंडरस्टैंड टू आंसर, जैसे आपको कोई क्वेश्चन टीचर पूछती हैं और वो कठिन लगता है तो आप बोलते हैं मैम क्वेश्चन इज़ वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मीन्स डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, आंसर करने में। तो हार्ड का मतलब होता है कठिन। हार्म, हार्म का मतलब होता है डैमेज और इंजरी इज कॉज्ड बाय अ पर्सन और एन इवेंट। हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे इंजरी मतलब चोट लग जाती है, कुछ डैमेज हो जाए किसी पर्सन के कारण या किसी घटना के कारण, तो वो होता है हार्म। टाइटली, टाइटली का मतलब होता है कसकर। क्लोजली और फर्मली इनटू अ लाइट इन इन अ टाइट मैनर, मतलब कसकर बांधना। क्लोजली। बंडल, अ नंबर ऑफ थिंग्स टाइड आर रैप्ड टुगेदर, तो वो क्या कहलाती है, बंडल या गठरी। देखिए इस तरह से अ नंबर ऑफ थिंग्स टाइड यानी कुछ चीज़ों को कसकर एक साथ बांध देना, तो वो एक बंडल बन जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में आपके पास है लिसन एंड रिपीट, एंड सेम आप काम वही करेंगे, फिंगर रखेंगे बुक में और आप भी इसको रीड करेंगे। टास्क, मास, हार्ड, कार्ड, harm, farm, die, tie। पेज टर्न करेंगे। रीड एंड लर्न, अपोजिट वर्ड्स। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। यहाँ पर अपोजिट वर्ड से मतलब विरोधी शब्द हैं, उल्टे शब्द। ये क्या लिखा है, एनिमी। एनिमी का अपोजिट क्या हुआ, फ्रेंड। एनिमी मतलब दुश्मन और फ्रेंड यानी दोस्त। फिर लिखा है अनेबल, अनेबल का अपोजिट होता है एबल। अनेबल यानी अयोग्य, एबल मतलब योग्य। अनटाई, अनटाई का मीनिंग होता है टाई। अनटाई मीन्स, सॉरी, अनटाई का अपोजिट होता है टाई। अनटाई का मतलब होता है नहीं बंधा हुआ, मतलब खुला, और टाई मीन्स बंधा हुआ। यंगेस्ट, यंगेस्ट का अपोजिट होता है एल्डेस्ट। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। इजी,
का अपोजिट डिफिकल्ट। जब आप पढ़ाई करके जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगता है? इजी। और नहीं पढ़े होते तो कैसा लगता है? डिफिकल्ट। तो इजी मीन्स आसान और डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। इसके बाद स्टार्ट होता है आपकी बुक में वर्ड पावर और मैच द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम ए, गिवन इन कॉलम ए विथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स इन कॉलम बी। आपको कुछ फ्रेजेस दी गई है, मैंने बताया था कि फ्रेजेस क्या होती है? पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता, पूरा सेंटेंस नहीं होता है। और इसके जगह आप एक शब्द बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो कॉलम ए में फ्रेजेस लिखी हुई है और कॉलम बी में है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको मैं इसके मीनिंग, इसको कैसे पढ़ते हैं बता दे रही हूँ, मीनिंग बता दे रही हूँ। तो आपको इजीली क्या बन जाएगा? आपको ये मैचिंग करते बन जाएगी। नंबर 1, सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स, एक ही माता पिता के बेटे। नंबर 2, स्टिक्स टाइड टुगेदर, लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध देना। टुगेदर मतलब इकट्ठा। ओल्डेस्ट पर्सन इन अ फैमिली, किसी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। टुगेदरनेस अमंग पीपल, लोगों में एकजुटता मतलब एक साथ रहना। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क मतलब कार्य का ही एक हिस्सा। एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ब्रदर्स भाई, यूनिटी मीन्स एकता, और टास्क मीन्स कार्य, अब बंडल मीन्स गठरी या बंडल, आप समझते हैं। तो इस मैचिंग को आप खुद से कर सकते हैं, पॉज करके आप खुद से मैचिंग करिए, और फिर आप नहीं समझ में आया तो आप देखिए आंसर इस तरह से होगा। द सन ऑफ द सेम पेरेंट्स ब्रदर्स, स्टिक्स टाइड टुगेदर अ बंडल, ओल्डेस्ट पर्सन इन अ फैमिली मीन्स एल्डेस्ट, togetherness among people means unity, a piece of work means task। अब हम आ जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन पे, क्वेश्चन एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इसको आप नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में इसकी प्लेस नहीं दी हुई है। इसमें 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पर मिलेंगे, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वॉज द ओल्ड मैन एबल टू स्टॉप हिज सन स्क्वेरल, क्या बूढ़े व्यक्ति अपने बेटों के झगड़ों को खत्म कर सके थे? तो यस, द ओल्ड मैन वॉज एबल टू स्टॉप सन स्क्वेरल। इसमें हमने क्या किया, वॉज से आंसर शुरू हुआ था तो हमने उसका आंसर दिया यस। हाँ, वो अपनी सूझबूझ से तो खत्म कर सके थे ना। यस लिख के हमने कॉमा लिखा, द लिखा, ओल्ड मैन, और ये जो वॉज है वो जंप करके अब यहाँ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता तो वॉज सामने चला जाता है, लेकिन आंसर बनाना तो बीच में आ जाता है, नाउन के बाद आ जाता है ना। वॉज एबल टू, और जैसा के तैसा हमने क्वेरल्स तक लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही आस्क देम टू ब्रिंग, उसने उन्हें क्या लाने को कहा था? तो ही का मतलब है ओल्ड मैन, और देम यानी उनको, उनको किनको? चारों बेटों को। तो क्या लाने को कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ही। डिड लगा है, ध्यान रखेंगे, डिड हट जाएगा, क्वेश्चन में डिड नहीं, आंसर में डिड नहीं आता है, और यदि क्वेश्चन में डिड लगा है तो आस्क का हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग वन स्टिक्स, या स्टिक्स टू ब्रिंग स्टिक ईच वन ऑफ यू कहा था ना, एक एक लकड़ी लाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द एल्डेस्ट सन डू विद द पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो सबसे बड़े बेटे ने रस्सी के साथ, रस्सी के टुकड़े से क्या किया था? तो इसका आंसर हम देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द एल्डेस्ट सन। अब यहाँ डिड लगा है, लेकिन अभी हम यहाँ डू का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये भी डिड बन जाता, डू डिड डन होता है ना। द एल्डेस्ट सन, टाई का हो जाएगा टाइड, डू को तो हमने हटा दिए, पर हम यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं? टाई। टाई एक वर्ब है, टाई मीन्स बांधना, तो टाई का होगा टाई, टाइट, टाइड। तो द एल्डेस्ट सन टाइड ऑल स्टिक्स टुगेदर इनटू अ बंडल, तो जो एल्डेस्ट सन है उसने क्या किया, सारे स्टिक्स को बांधकर एक बंडल बना दिया,
किससे? विद द पीस ऑफ स्ट्रिंग से। वर द सन एबल टू ब्रेक द स्टिक्स एट फर्स्ट? वाई? क्या सभी बेटे एक बार में ही लकड़ी के बंडल को तोड़ पाए थे, मतलब लकड़ियों को तोड़ पाए थे? और हाँ या नहीं, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? वाई का मतलब है क्यों। आंसर नो, बिकॉज इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक। मैंने आपको अभी लेसन में भी पढ़ाया, क्योंकि वो बहुत मजबूत थी तोड़ने के लिए जब वो बंडल बन गई थी। क्वेश्चन 5, द सन अनटाइड द बंडल, नाउ दे वर एबल टू ब्रेक द स्टिक्स। वाई? बेटों ने जब बंडल को अनटाई किया तब वो उसको तोड़ सके। क्यों? एबल मीन्स सकना, तो स्टिक्स को मीन्स लकड़ियों को वो तोड़ सके। क्यों? आंसर, बिकॉज सिंगल स्टिक इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग देन बंडल। मतलब एक अकेली लकड़ी बंडल जितनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, कमजोर होती है, तो आसानी से टूट गई। हाउ कैन बी सेव फ्रॉम आवर एनिमीज? हम अपने दुश्मनों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हाउ का मतलब होता है कैसे, और सेफ यानी सुरक्षित। आंसर, बाय स्टेइंग टुगेदर एंड बीइंग यूनाइट। हमेशा एक दूसरे के साथ संगठित रहकर, एकजुट रहकर, उसी का नाम है स्टेइंग टुगेदर। बाय लगा है तो स्टे में आईएनजी लग जाएगा। बाय स्टेइंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहकर और एकता निभाकर, यानी बीइंग यूनाइट यानी एकजुटता से रहकर। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द ओल्ड मैन एक्चुअली विश हिज सन्स टू डू? हाँ, ये हमारी यूनिटी है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन एक्चुअली विश हिज सन्स टू डू? ओल्ड मैन एक्चुअली क्या चाहते थे अपने बच्चों से कि वो क्या करें? द ओल्ड मैन, हमने लिखा यहाँ से, टी को कैपिटल बनाया। द ओल्ड मैन, विश को मैंने बना दिया विश्ड, क्योंकि डिड को हटाया है ना। विश्ड एक्चुअली वर्ड भी आप लगा सकते थे या छोड़ भी सकते थे। द ओल्ड मैन विश्ड हिज सन टू स्टे टुगेदर फॉर देयर हैप्पी लाइव्स। वो चाहते थे कि उनके बेटे बहुत खुशहाल जिंदगी जिए, इसके लिए वो चाहते थे कि वो लड़े झगड़े ना, और स्टे टुगेदर मतलब एक साथ रहे। नंबर 8, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द ओल्ड मैन? ओल्ड मैन के आखिरी शब्द क्या थे? आंसर, द लास्ट वर्ड्स वर, यू मस्ट नेवर क्वारल एंड स्टे टुगेदर, नो वन विल देन बी एबल टू हार्म यू। उनके आखिरी शब्द थे कि कभी झगड़ा मत करो और हमेशा साथ रहो, ऐसा करने पर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब इस कॉम्प्रिहेंशन के बी पार्ट में आ जाइए, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 9 पर है। बी इज द कंप्लीट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द स्टोरी। मैंने आपको बताया कि आपका जो लेसन 2 है स्टे टुगेदर, ये एक स्टोरी है, आप उसको देखिए और इन सेंटेंसेस को पूरा कर सकते हैं। पढ़कर बता देती हूँ मैं। नंबर 1, एन ओल्ड मैन हैड, ओल्ड मैन के थे 4 सन्स। डू नॉट क्वारल लाइक दिस, इस तरह से झगड़ा मत करो। बी गुड ब्रदर्स, अच्छे भाई बनो। टाई दीज स्टिक्स टुगेदर, इन स्टिक्स को टाई करे किया किसमें? इनटू अ बंडल। इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा लेंगे। सो माई सन्स ऑलवेज क्वारल। ठीक है, तो मेरे बेटे हमेशा क्या करते थे? झगड़ा करते थे। ग्रामर इन यूज। अब हम व्याकरण मतलब ग्रामर का पार्ट यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं नंबर ए है, इसमें मैच द सेंटेंसेस ऑफ ए। ये ए है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है। विथ बी, बी में भी 6 सेंटेंसेस है। तो ए का कोई एक सेंटेंस है जो बी से मैच खाता है, बी के किसी एक सेंटेंस से। सब एक, ऐसा नहीं है कि 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं है। ये 1 को आप, ए को आप वैसे ही रखेंगे और बी में ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आपको इसको मैच करना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मतलब एक आपको करके दिखाया सबसे नीचे। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। माई फादर गेव मी अ बाइसिकल ऑन माई 7th बर्थडे। मेरे पापा ने मुझे
मेरे 7th बर्थडे पर एक साइकिल दी। द पेशेंट इज मच बेटर नाउ। अब मरीज बहुत ठीक है। द हेडमास्टर इज राइटिंग सम लेटर्स। हेडमास्टर कुछ लेटर्स लिख रहे हैं। द बॉक्स वॉज हैवी। ये बक्सा बहुत भारी था। बक्सा बहुत भारी था। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड। नॉइस मीन शोर, आउटसाइड में बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला है। दे कैन नॉट फिनिश द वर्क टूडे। वो वे आज काम पूरा खत्म नहीं कर सकते। बी में देख लेते हैं 6 सेंटेंस में क्या लिखा है। वी विल नॉट बी एबल टू सी यू बिफोर 4 o'clock। ही विल नॉट बी एबल टू सी यू बिफोर 4 o'clock। वह आपसे 4 बजे के पहले नहीं मिल सकते। आई वॉज एबल टू राइड अ बाइसिकल एट द एज ऑफ 8। मैं 8 साल का हुआ तब मैं साइकिल चला सका। ही इज एबल टू स्टैंड अप एंड वॉक। अब वह खड़ा हो सकता है और चल सकता है। द बॉय विल नॉट बी एबल टू हियर यू। लड़का आपको नहीं सुन सकेगा। दे विल बी एबल टू फिनिश इट टुमारो। वे ये काम कल समाप्त कर सकेंगे। वी वर नॉट एबल टू लिफ्ट इट। हम इसे नहीं उठा सकते थे। तो अब आपको मीनिंग से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ लिखा है माई फादर गेव मी अ बाइसिकल ऑन माई 7th बर्थडे। तो मेरे पापा ने मुझे 7th बर्थडे पर बाइसिकल दी। एंड आई वॉज नॉट एबल टू राइड अ बाइसिकल एट द एज ऑफ 8। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसके साथ मैच कर रहा है। आई वॉज एबल टू राइड बाइसिकल एट द एज ऑफ 7। ठीक है, मेरे 8 मुझे 7 बर्थडे पर तो बाइसिकल मिल गई, पर जब मैं 8 साल का हुआ तब मैं चला सका। तो इसलिए देखिए 1 का आंसर यहाँ पर 2 वाला है। तो यहाँ क्या लिखा, 1 का आंसर क्या है, आई वॉज एबल टू राइड अ बाइसिकल एट द एज ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 का क्या आंसर हुआ, सेकंड वाला। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे 1 के साथ सेकंड वाला। ये नंबर 2, द पेशेंट इज मच बेटर नाउ। ही इज एबल टू स्टैंड अप एंड वॉक। अब पेशेंट बहुत ठीक है, तो मतलब वो अब खड़ा हो सकता है और चल सकता है। तो 2 का हो गया 3 के साथ पेयर। नेक्स्ट, द हेडमास्टर इज राइटिंग सम लेटर्स। एक्चुअली ही विल नॉट बी एबल टू सी यू बिफोर 4 o'clock। तो वो लेटर लिख रहे हैं, तो वो 4 बजे के पहले आपसे नहीं मिल सकते। तो 3 के साथ कौन सा वाला हो गया, बी का 1, ए का 3, बी का 1। यस, ये हमने मैच कर दिया। आप इसको ऐसे लाइन बना के भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, द बॉक्स वॉज हैवी। वी वर नॉट एबल टू लिफ्ट इट। बॉक्स इतना भारी है कि हम उसे नहीं उठा सकते थे। तो 4 के साथ 6 की मैचिंग है यहाँ पे, ए का 4 और बी का 6। नेक्स्ट नंबर 5, ए का नंबर 5, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड। बाहर बहुत शोर है। द बॉय विल नॉट बी एबल टू हियर यू। मतलब वह लड़का आपको सुन नहीं सकेगा। 5 के साथ किसकी मैचिंग हो गई है, बी के 4 की। कहाँ आ जाएगा, ए का 5 और बी का 4 करेक्ट है, मीन्स मैच करता है। लास्ट, दे कैन नॉट फिनिश द वर्क टुडे। दे विल बी एबल टू फिनिश इट टुमारो। वो आज काम खत्म नहीं कर सकते, तो वो कल काम कर देंगे। तो ये कल ख़त्म कर पाएंगे वो इसको। तो 6 के साथ हो गया 5। तो आप लाइन से भी मैच कर सकते हैं और इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे 1 का आंसर हो गया 2 और सेकंड का आंसर हो गया
3 और थर्ड का आंसर हो गया फर्स्ट, फोर्थ का आंसर 6, फिफ्थ का आंसर 4 और सिक्स का आंसर 5। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए नंबर बी, लुक एट दीज टू पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं। द गार्ड इज शोइंग द ग्रीन फ्लैग। गार्ड ने ग्रीन फ्लैग दिखाया, मतलब हरी झंडी दिखाई है, दिखा रहा है। इज शोइंग मीन्स दिखा रहा है। और आपको दो वर्ड यूज करना है, ट्रेन और लीव। जब गार्ड ग्रीन फ्लैग दिखा देंगे तो ट्रेन क्या करेगी? ट्रेन क्या करेगी? स्टेशन लीव कर देगी, मतलब वो आगे बढ़ जाएगी, चलना शुरू कर देगी स्टेशन से। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, ये ट्रेन वर्ड को यूज किया है और लीव वर्ड को यूज किया। और बीच में मैंने आपको बताया था आपको इस लेसन में अबाउट टू का यूज सीखना है, तो ये अबाउट टू हो गया। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। तो इसी तरह से अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मतलब ट्रेन छूटने वाली है। द गार्ड शोड द ग्रीन फ्लैग। गार्ड ने ग्रीन फ्लैग दिखाया। यहाँ दिखा रहा है, इज शोइंग, और यहाँ शोड मीन्स दिखाया। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में है, जो कि हो चुका है। और इसमें भी सेम वर्ड्स है, तो यहाँ भी देखिए फिर से सेंटेंस बनाए हैं ट्रेन और लीव को यूज करके। द ट्रेन या इज की जगह क्या आ गया? वॉज, क्योंकि ये पहले काम हो चुका है ना, तो इज की जगह जाएगा वॉज अबाउट टू लीव। ट्रेन छूटने वाली थी, इसीलिए गार्ड ने ग्रीन फ्लैग दिखाया था। Now make 5 other sentences using about to with the following use words given in the bracket। यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं, ठीक है, और आपको about to का यूज करके इन दोनों को यूज करना है और about to बना के एक नया सेंटेंस बनाना, जैसे अभी हमने गार्ड वाले और ट्रेन वाले सेंटेंसेस में किया था। द बेल इज रिंगिंग, बेल बज रही है। द हेडमास्टर स्टूड अप, हेडमास्टर खड़े हुए। स्टैंड यानी खड़े होना, स्टूड यानी खड़े हुए। द रेफरी ब्लू द विसिल, रेफरी ने विसिल बजाई। ब्लो का सेकेंड फॉर्म है ब्लू। द स्काई इज रेड इन द ईस्ट, स्काई पूर्व में मतलब आकाश पूर्व में लाल है। द बॉयज आर सिटिंग डाउन एट द टेबल, लड़के टेबल पर बैठ चुके हैं। दे और ईट समझ में आ रहा है कि वो डाइनिंग टेबल पर मतलब खाने के टेबल पर बैठ चुके। टेबल पर बैठने का मतलब पता है ना क्या होता है? खाने के लिए बैठ चुके, यानी सिटिंग डाउन द टेबल, टेबल पर बैठ चुके हैं। तो इन वर्ड्स को अब हम बारी बारी करके यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, मेक सेंटेंसेस। द बेल इज रिंगिंग, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है, और यूज करना आपको स्कूल और बिगिन। तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? द स्कूल इज अबाउट टू बिगिन, मैंने दोनों को यूज कर लिया। द हेडमास्टर स्टूड अप, ही स्पीक। द हेडमास्टर सॉरी ही यूज करना था तो हमने प्रोनाउन यूज कर लिया, ही इज अबाउट टू स्पीक। द रेफरी ब्लू द विसिल, द मैच स्टार्ट। सेंटेंस, the match is about to start. Number 4, the sky is red in the east, this is I. The sun rise. Sentence, the sun is about to rise. Number 5, the boys are sitting down at the table. They and eat को यूज करना है। Sentence, they are about to eat. तो आप ये देखेंगे, इन सेंटेंस का मीनिंग बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमने सभी में पहली चीज लिखी है, और फिर इज या वॉज, इज वॉज आर जो भी आएगा वो हम सेंटेंस को देख के बता सकते हैं। और उसके बाद हमने अबाउट टू लगाया है सभी में, और सेकेंड वाले वर्ड को यूज किया है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसकी मीनिंग सुन लीजिए। द स्कूल इज अबाउट टू बिगिन, द बेल इज रिंगिंग, द स्कूल इज अबाउट टू बिगिन। घंटी बज रही है क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला है। हेडमास्टर खड़े हुए और वो बोलने वाले हैं। रेफरी ने विसिल बजाई, मैच स्टार्ट होने वाला है। स्काई ईस्ट में रेड दिखता है, मतलब सन इज अबाउट टू राइज, सूरज उगने वाला है, उदय होने वाला है। लड़के टेबल पर बैठ चुके हैं, वो खाना खाने वाले हैं। They are about to
ईट। हमने सभी में इज लगाया, लेकिन इसमें आर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बॉय नहीं बॉयज है, तो इज लगता है एक के लिए, और एक से ज़्यादा हो तो आर लगता है बहुवचन मतलब प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल है। लेट्स राइट। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग यूनाइटेड। एक साथ रहने के 5 फायदे बताइए, लिखिए। नंबर 1, नो वन बी एबल टू हार्म अस। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो वन कैन ब्रेक अस। हम में कोई फूट नहीं डाल सकता। नो वन सॉरी वी विल बी सेफ फ्रॉम एनिमीज। हम दुश्मनों से बचे रहेंगे। वी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग देन बीइंग अलोन। अकेले रहने से ज़्यादा यूनाइटेड रहने में हम ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। वी विल बी एबल टू लिव हैप्पी लाइफ्स। एक साथ एकजुटता से रहकर हम सभी अच्छा जीवन खुशी खुशी जी पाएंगे, अपने अपने जीवन को खुशी से जी पाएंगे। इसके अलावा भी एक साथ रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें सपोर्ट बहुत मिलता है एक दूसरे का, और अकेले होने से हम दुखी होते हैं और यूनाइटेड होने से हम खुश रहते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बीइंग यूनाइट होने के। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग यूनाइटेड। नेक्स्ट है आपकी बुक में लेट्स डू। हेल्प योर फ्रेंड्स who need your help and write in your activities notebook. And number 2, work in groups and write your experience in your activity notebook। ये आपका सेल्फ वर्क है, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी नोटबुक बना सकते हैं कि आपके फ्रेंड जो है उनको हेल्प चाहिए तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, जो कि बेसिकली डिपेंड था किस पर, यूनिटी पर था। मीन्स एक साथ, तो आप सभी भी एक साथ रहिए, झगड़ा नहीं कीजिए और अच्छे से रहिए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेसन 3 इनवैल्यूएबल ट्रेजर पर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।